हेलो दोस्तों। क्या हाल है आप सभी के। सो आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो एज यू ऑल नो वी आर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट एंड अवर नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड अवर नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट एंड द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द पॉलिनोमियल जो गिवन है हमें वो क्या है 6x² -3 -7x। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है ना वो ये है 6x² -3 -7x। तो जैसा कि मैं आप लोगों को अभी तक बताता हुआ आया हूँ कि पॉलिनोमियल को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और जिस भी वेरिएबल का उस पॉलिनोमियल के अंदर यूज़ होता है उसको हम p के साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब देखो किस वेरिएबल का यूज़ हुआ, x वेरिएबल का, तो पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p से और जिस भी वेरिएबल का इस पॉलिनोमियल के अंदर यूज़ होता है उसको हम लिख देते हैं p ब्रैकेट ऑफ x। अवर फर्स्ट वर्क, हमारा पहला काम है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं, है ना। जीरोस का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। तो मैंने कहा था ये मतलब जिस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस निकालने होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए, है ना। वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखा हुआ होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax² + bx + c। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल कि मतलब जो वेरिएबल अरेंज रहते हैं ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। मतलब सबसे पहले मैक्सिमम पावर का वेरिएबल रहेगा, जो मैक्सिमम पावर क्या रहेगी 2, उसके बाद उससे एक कम, उसके बाद फिर उससे एक कम, इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल की पावर्स चलती हैं। तो देखो हमारा सबसे पहले काम रहेगा कि हमें इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो इन्होंने कांस्टेंट टर्म बीच में दे दी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। अगर बच्चों को ये वाली बात पता नहीं होगी कि सबसे पहला काम हमारा फैक्टर निकालने से पहले, मतलब जिस भी क्वेश्चन में हमें फैक्टर निकालने होते हैं उस क्वेश्चन में फैक्टर निकालने से पहले पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। अगर ये बात बच्चों को नहीं पता है तो वो इस तरीके से फैक्टर निकाल देंगे और उनका आंसर नहीं निकलेगा, है ना। मतलब वेरिएबल की ठीक वैल्यू नहीं आएगी, वो बीच में क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे। तो आप लोगों का पहला काम है कि पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस ax² + bx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वेरिएबल की पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहनी चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले मैक्सिमम पावर यानी कि 2, उसके बाद 1 पावर वाला वेरिएबल, उसके बाद 0 पावर वाला वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने का। तो देखो इस वजह से मैं इसे क्या लिखूंगा, ax² + bx यानी कि -7x -3। मतलब इस जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था सबसे पहले उसे रीअरेंज करके हम ये लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर मतलब जीरोस निकालने के लिए, जैसे मैं आप लोगों को बताता हुआ आया हूँ कि जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, जीरोस निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल को उठा के किसके इक्वल लगते हैं, 0 के इक्वल लगते हैं। अब पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है ये 6x² -7x -3 = 0। अब इसके देखो हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और वेरिएबल की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के करने होंगे फैक्टर्स। अब फैक्टर निकालना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ क्योंकि हमने 2 पार्ट कर लिए हैं इसका। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 3 है। देन x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 6। दोनों के प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो 6 3 जा 18। 18 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, 18 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट यानी कि 7 आना चाहिए। हमें सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म देखते हैं, देन x² का कोफिशिएंट, दोनों की प्रोडक्ट करके क्या आया 6 3 जा 18। तो 18 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है या 18 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट यानी कि 7। देखो पहली टर्म तो यही है 6x², माइनस साइन मैंने कैसे ही लगा दिया। अब x का कोफिशिएंट है 7, तो 18 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करने की कोशिश करो जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए 7। देखो छोटे नंबर्स हैं, इजीली माइंड में क्लिक कर जाने चाहिए कि सर ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं कहीं ना कहीं क्या 9
नहीं, ऐसे तो नंबर हो सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे पास, क्या हो सकते हैं सोच के बताओ, 9 एंड 2। 9 एंड 2 ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 9 2 या 18, और 9 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आ जाएगा 7। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, 9 एंड 2। लिखेंगे कैसे, 9 माइनस 2। वेरिएबल मैंने ऐसी कैसे लगा दिया, माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का 9 वेरिएबल मल्टीप्लाई करेगा, मतलब माइनस के 9x, देन माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले दो नंबर में से कॉमन क्या आ सकता है, पहले दो नंबर में से सर एक तो x कॉमन आ सकता है। कॉमन का मतलब होता है वो नंबर जो कि उन दोनों नंबर में अवेलेबल है। एक तो x अवेलेबल है सर, एक 3 भी अवेलेबल है। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 2 जा 6, और 3 यहाँ पर भी है, 3 3 जा 9। तो और कॉमन क्या आ सकता है, एक 3 भी कॉमन आ सकता है। देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा 2x। क्यों? देखो 3 2 जा 6x माइनस यहाँ क्या होगा 3। तो मैंने ये बता रखा है आप लोगों को कि बचे हुए दोनों नंबर में से भी सेम चीज़ कॉमन आती है, इसलिए ये वाली सेम चीज़ पहले ही लिख लो। इसलिए ये वाली सेम चीज़ पहले ही लिख लो। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पर क्या है, प्लस का 2x है। क्योंकि देखो ये जो कॉमन आया है वो तो बचे हुए दोनों नंबर में से आया है, इसलिए यहाँ पर ये चेक करते हैं कि यहाँ 2x है, यहाँ प्लस का 2x है, मतलब बाहर क्या आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। तो एक बार देख लो, देखो प्लस का 2x ये रहा, माइनस का 3 ये रहा, मतलब हमने सही किया है। तो एक फैक्टर तो आ गया 3x प्लस 1, और दूसरा वाला फैक्टर क्या आ गया 2x माइनस 3। दोनों जब ये जीरो के इक्वल हैं, मतलब दोनों फैक्टर किसके इक्वल हैं, ये जीरो के इक्वल है। मतलब हम पहला वाला फैक्टर को भी जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और दूसरे वाले फैक्टर को भी जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, मतलब यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू आ गई माइनस के 1/3। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, सर ये 2 जो प्रोडक्ट में है वो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू आ गई 3/2। सो हम कह सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ गई हैं। और देखो दो ही वेरिएबल की वैल्यू निकल के आई हैं, और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किसी पॉलिनोमियल, मतलब जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है ना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही जीरोज़ आते हैं। अब देखो दो ही जीरोज़ आए हैं, तो हम कह सकते हैं जीरोज़ क्या क्या है, एक तो आया माइनस के 1/3 और एक आया निकल के 3/2। मतलब हमारा एक काम तो हो गया है। देखो पहला क्वेश्चन में ये बोला था कि फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। मतलब सबसे पहले हमसे जो कहा गया था कि हमें जीरोज निकालने हैं वो तो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब क्या है, हमें रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो सर रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोज। जो जीरोज का सम होता है वो इक्वल होता है किसके, -b/a के। अच्छा, वेरीफाई करने का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वेरीफाई करने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो जीरोज अगर हम देखते हैं तो क्या आ रहे हैं, माइनस के 1/3। सम का मतलब होता है ऐड, और दूसरा जीरो क्या आ रहा है 3/2 इक्वल टू माइनस। देखो ऐसी, अब यहाँ पे ये देख के बताओ कि b की वैल्यू क्या है, सर b कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो ax² प्लस bx प्लस c, तो b की वैल्यू है सर -7। b की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू 6। यहाँ पर देखते हैं, देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ सकता है लेफ्ट हैंड साइड में 6, 3 2 जा 6, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी 2 1 जा 2, प्लस का 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3 3 जा 9। सर राइट हैंड साइड देखते हैं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 7/6। अगर हम यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में से, तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, मतलब हमारे पास जो रिलेशनशिप थी एक तो वो वेरीफाई तो हो गई है। अब दूसरी रिलेशनशिप को देखते हैं। दूसरी रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि जीरोज की जो प्रोडक्ट होती है ना वो इक्वल होती है c/a की। अब जीरोज क्या निकल के आए थे सर जीरोज निकल के आए थे माइनस के 1/3। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दूसरा जीरो क्या था 3/2 इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, मतलब ax² प्लस bx प्लस c से। तो c की वैल्यू क्या निकल के आएगी -3, एंड a क्या है 6। अगर हम यहाँ देखते हैं, देखो 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बचा माइनस के 1/2, और राइट हैंड साइड में देखते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो यहाँ पर भी आया माइनस के 1/2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया था कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने हैं जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमने ये निकाल दिए हैं। देन हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, जो कि ये होती है जीरोज का सम इक्वल -1 b अपॉन ए एंड जीरोज की प्रोडक्ट इक्वल c अपॉन ए। देखो एक चीज़ मैंने और बताई थी आप लोगों को कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है रूट्स निकालने का। मतलब अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं होता है, जैसे कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करने से 18 आया था, कि 18 के ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आ जाए, तो उसका मैंने क्या मेथड बताया था आप लोगों को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 18 को ना प्राइम फैक्टर से ब्रेक कर दो, मतलब छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, और छोटे से छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, जो कि इसे डिवाइड कर सकता है 9 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन 1 टाइम्स। अब देखो जो प्राइम फैक्टर आएंगे ना वो कहीं ना कहीं इन्हीं नंबर से मिलके बनेंगे, तो इन नंबर्स को इस तरीके से रीअरेंज करके देख लो जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए 7 आ जाए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो 18 आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 18 के फैक्टर हैं। तो केवल इन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज कर दो कि जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए 7। तो सर देखो ये हो गए 3 3 जा 9 और ये 2, और मैंने वही लिखा था देखो 9 एंड 2 ऐसे दो नंबर्स हैं, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो। वैसे तो छोटे नंबर है, इजीली माइंड में क्लिक कर जाने चाहिए कि सर ऐसे दो नंबर क्या होंगे, 9 एंड 2 होंगे। ठीक है भाई। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज वी हैव टू फाइंड द zeros of a quadratic polynomial and the quadratic polynomial is 4u² plus 8u, है ना। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है 4u² plus 8u। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अब हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हुआ आया हूँ कि पॉलिनोमियल को हमेशा p से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस भी वेरिएबल का उस पॉलिनोमियल के अंदर यूज होता है उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में। अब देखो किस वेरिएबल का यूज हुआ है, u वेरिएबल का, तो हमने लिख दिया है p ऑफ u, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ u, है ना। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस भी वेरिएबल का उस पॉलिनोमियल के अंदर यूज होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो p ऑफ u क्या गिवन है 4u² plus 8u। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीरोस निकालने के लिए हम लोग पॉलिनोमियल को उठा के किसके इक्वल रख देते हैं, जीरो के इक्वल रख देते हैं। पॉलिनोमियल क्या है सर पॉलिनोमियल है 4u² plus 8u इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, है ना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। वैसे तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि देखो वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, मतलब हम कांस्टेंट टर्म अपनी मर्जी से जीरो मान सकते हैं। पर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है नहीं, जीरो मान भी लिया तब भी इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। जब फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो कोई और मेथड देखो, है ना, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कोई और मेथड देखो, क्या पता कोई फॉर्मूला बन रहा हो या फिर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा हो। तो देखो यहाँ पे कॉमन आ सकता है, मतलब दोनों टर्म में से कॉमन आ सकता है। एक तो u अवेलेबल है दोनों टर्म में, और क्या अवेलेबल है, और अवेलेबल है यहाँ पे 4, है ना। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि कॉमन का मतलब होता है वो नंबर जो कि दोनों टर्म्स में अवेलेबल हो। तो दोनों टर्म्स में देखो एक तो u अवेलेबल है, u यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है, और एक 4 भी अवेलेबल है। देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। यहाँ कैसे है 4 2 जा 8, तो 4 तो कहीं ना कहीं है। तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ तो आएगा u प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब देखो जब ये दोनों के दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, देखो फैक्टर तो अब भी निकल के आए हैं लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आए, मतलब हमें फैक्टर नहीं करनी पड़ी कांस्टेंट इनटू x² के कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट वगैरह करके, हमें वो वाला मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे कॉमन वगैरह लेके हो गया, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वही वाला मेथड अप्लाइड हो। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है, अगर फॉर्मूला बन जाए कोई ना कोई स्क्वायर या किसी और चीज़ का तो फॉर्मूला बना दो, वरना अगर कॉमन वगैरह लेके कर सकते हो तो वो लेके कर दो, है ना। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने का कुछ भी मेथड हो सकता है। जब अब ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं 0 के इक्वल है, मतलब मैं कह सकता हूँ पहला वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल है और दूसरा वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई 0/4, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई है 0, और दूसरी अगर हम यहाँ से देखते हैं दूसरे फैक्टर से वेरिएबल की वैल्यू आई है -2। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या आ गए सर, एक तो 0 आया है 0 और एक 0 आया है -2,
है ना। एक जीरो तो क्या आया इस पॉलिनोमियल का, खुद जीरो ही आया है, और दूसरा जीरो क्या है इसका, -2 आया है। तो पहला काम तो हो गया है हमारा। अब दूसरा काम क्या है कि हमें करना है रिलेशनशिप को वेरीफाई। तो रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, जीरोस तो ये निकल गए, तो अगर हम जीरोस का सम करते हैं मतलब 0 प्लस -2 इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अब यहाँ पे देख के बताओ बहुत ध्यान से b की वैल्यू क्या है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी कंपेयर करना पड़ेगा, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ रही है 8, और a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 4। तो देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो 0 प्लस -2 मतलब 0 -2 मतलब -2, और यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 2 जा 8 -2, यानी कि पहली वाली रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई है। और दूसरी रिलेशनशिप क्या होती है, जीरोस की प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होती है किसके, c अपॉन ए के। जीरोस की प्रोडक्ट इक्वल होती है c अपॉन ए के। सर यहाँ पे जीरोस क्या निकल के आए थे, 0 इंटू -2। सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन हम अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म को 0। क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 हम अपनी मर्जी से 0 एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 0 है, क्योंकि जब है ही नहीं तो 0 है ना। जब है ही नहीं कोई टर्म तो मतलब वो टर्म क्या है 0 है, हम अपनी मर्जी से वहाँ पे 0 लगा सकते हैं, प्लस का 0। ए क्या है सर, ए है 4। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो 0 की मल्टीप्लाई जब -2 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में भी जब 0 है ना डिवाइड किया जाता है किसी भी नॉन जीरो नंबर से तो हमें क्या मिलता है, आंसर 0 ही मिलता है, यानी कि ये वाली रिलेशनशिप भी क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहे हैं हमसे कि ना हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब क्या गिवन है, टी स्क्वायर -15। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है टी स्क्वायर -15। तो देखो जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हुआ आया हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p से, और जिस भी वेरिएबल का उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर यूज होता है उसको हम लिखते हैं p के साथ ब्रैकेट में। अब यहाँ पे किस वेरिएबल का यूज हुआ है, सर यहाँ पे हुआ है t वेरिएबल का यूज, तो लिखेंगे p ऑफ t इक्वल टू, मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं लेट जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको किसके इक्वल, pt के इक्वल, मतलब p ब्रैकेट t के इक्वल। तो आप लोगों को पता ही है सर जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, जीरोस निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल को उठा के किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। तो यहाँ पे टी स्क्वायर -15 किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब देखो यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है, सो दैट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्या यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लग सकता है, क्या हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना bx की वैल्यू नहीं है, मतलब जो बीच में टर्म होती है एक्स स्क्वायर के बाद वो टर्म नहीं है, मतलब हमें उसे अपनी मर्जी से एज्यूम करना पड़ेगा 0t। कांस्टेंट नंबर है 15, तो फैक्टराइजेशन मेथड तो लग नहीं सकता है। दूसरा देखो क्या कुछ कॉमन वगैरह आ सकता है, सर कॉमन भी नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहली टर्म केवल टी स्क्वायर है और दूसरी 15 है, तो कॉमन भी नहीं आ सकता है। तो तीसरा क्या है, सर क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, हाँ यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है। देखो ये तो है टी स्क्वायर, लेकिन मैं दूसरी टर्म को भी लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर। मैंने ये √15 का स्क्वायर क्यों लिखा, सो दैट यहाँ पे क्या बन जाए, कोई ना कोई सा फॉर्मूला बन जाए। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, सर ये फॉर्मूला बन गया किस चीज़ का, एक का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म के स्क्वायर का, ये क्या बन गया है, फॉर्मूला बन गया है ना। तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए आप लोगों को, क्या होता है सर, दोनों टर्म की सबसे पहले ऐड कर देते हैं, उसके बाद इनटू में दोनों टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या किसका फॉर्मूला है, ये a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाइड हो सकता है। और देखो
√15 का होल स्क्वायर मैंने इसे इसलिए ही लिखा ताकि हम एक फॉर्मूला बन जाए, है ना, ताकि कोई ना कोई सा फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। दूसरी वाली टर्म का भी क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 15 को क्या लिख दिया, √15 का होल स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का। और मैंने अभी लिखा क्या फॉर्मूला होता है उसका, a प्लस b इंटू में a माइनस b, दोनों किसके इक्वल, ज़ीरो के इक्वल। यानी कि जब ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं ज़ीरो के इक्वल हैं, मतलब पहला वाला फैक्टर भी ज़ीरो के इक्वल आ गया, है ना, और दूसरा वाला फैक्टर भी ज़ीरो के ही इक्वल आ गया है। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई सर माइनस का √15, और दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ गई प्लस का √15। और वेरिएबल की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ क्या क्या निकल के आ गए सर, एक तो ज़ीरो निकल के आया माइनस का √15, और एक ज़ीरो निकल के आया प्लस का √15। तो पहला काम तो हमारा हो गया है। क्या काम हो गया है कि हमने किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर दिए हैं। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि हमें इसकी क्या करनी है, रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। और रिलेशनशिप क्या होती है कि ज़ीरोज़ का सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल होता है किसके, माइनस b/a के। तो सर यहाँ पे ज़ीरोज़ क्या निकल के आए थे, माइनस का √15, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ निकल के आए माइनस का √15 और प्लस का √15। यानी कि जब हम इन दोनों के सम करेंगे, सम मतलब जोड़ेंगे, इक्वल राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस का b/a। देखो कंपेयरिंग करो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, सर b यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि एक वेरिएबल वाला, मतलब एक पावर वाला वेरिएबल है ही नहीं, तो हमें उसे अपनी मर्जी से एज्यूम करना पड़ेगा। मतलब मैं इसे लिखूंगा t² प्लस 0t माइनस का 15। तो सर वहाँ से ज़ीरो मतलब b की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो निकल के आएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जो टर्म है ही नहीं उससे हम क्या लिख सकते हैं, 0t लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कंपेयरिंग करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, या फिर b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल को t² प्लस 0t माइनस के 15। क्यों, क्योंकि देखो 0t का मतलब जीरो ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल पे। तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी सर, b की वैल्यू निकल के आएगी 0। और a क्या है, ax², यानी t² का कोफिशिएंट, और t² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि देखो एक का साइन माइनस है, एक का प्लस है, यहाँ क्या बचा 0, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 0। मतलब पहली रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई है। अब हम मूव करते हैं अपनी दूसरी रिलेशनशिप पे, और दूसरी रिलेशनशिप क्या कहती है, जो ज़ीरोज़ की प्रोडक्ट होगी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो इक्वल होती है किसके, c/a के। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो जीरोस की प्रोडक्ट मतलब माइनस का √15 इंटू प्लस का √15। सर राइट हैंड साइड में c, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, t² माइनस 15 है ना। पॉलिनोमियल क्या है, t² माइनस 15। मतलब जब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयरिंग करेंगे, तो t कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी सर, कांस्टेंट की वैल्यू आएगी माइनस का 15, और a क्या है, a है सर 1। अगर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, देखो सेम नंबर है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब हमें पता है कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a करते हैं, मतलब सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, और वो दोनों नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो वही वाला नंबर आ जाता है। तो √15 इंटू √15 क्या होगा सर, 15 होगा। और माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन की जब प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ही आता है, ये हमें पता ही है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रही है, मतलब ये वाली रिलेशनशिप भी क्या होगा, ये वेरीफाई। तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो 5th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि क्या है, जो कि है 3x² माइनस x माइनस 4। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 3x² माइनस x माइनस 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। कुछ नहीं है, देखो वही वाला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में एक ही मेथड अप्लाइड हुआ है, पर ना
सारे क्वेश्चन करवाना हमारा फर्ज है। बस केवल आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चन का अगेन एंड अगेन रिवीजन करना है। तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि हम पॉलिनोमियल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और जिस भी वेरिएबल का उस पॉलिनोमियल के अंदर यूज होता है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी कि पी ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स वेरिएबल का यूज हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि पॉलिनोमियल को उठा के किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला हमारा काम है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने का। तो पॉलिनोमियल क्या था सर, पी एक्स। तो पी एक्स को उठा के हमने किसके इक्वल रख दिया, जीरो के। सर वैसे पी एक्स क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट है ना। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगी हुई है। देखो पहले पावर 2 है, फिर 1 है, फिर है ही नहीं पावर, मतलब 0 पावर है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है 4, और वेरिएबल मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट है सर 3, है ना। और 4 3 कितने होते हैं, 12। 4 3 कितने होते हैं, 12। तो 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 12 को ऐसे दो नंबर से ब्रेक करना है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट जो कि क्या है यहाँ पर 1 है। x का कोफिशिएंट आने चाहिए जो कि क्या है यहाँ 1 है। तो सर ऐसे दो फैक्टर होते हैं 4 और 3 ही, है ना। ऐसे दो फैक्टर 4 और 3 ही होंगे। क्यों? क्योंकि देखो 4 3 या 12 होते हैं, और जब मैं 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और हमें वही चाहिए था कि 12 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए थे जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x का कोफिशिएंट आ जाए, और जो क्या है यहाँ पे 1 है। तो इसे लिख सकते हैं 4 माइनस 3, मतलब हमने x के कोफिशिएंट की जगह क्या लिख दिया, 4 माइनस 3 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे अप्लाइड कर रहे हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड यही कहता है कि कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर आया उसे ऐसे दो नंबर से ब्रेक कर दो जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए, x का कोफिशिएंट। और देखो वेरिएबल x है, ऐसी का ऐसी लगा दिया है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, 3x² निगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करेगा, मतलब माइनस का वेरिएबल इसके साथ आएगा 4x। सिमिलरली निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो पहले दो नंबर में से कॉमन क्या आ सकता है, x। एक तो x अवेलेबल है, और देखो और कुछ नहीं है, बस x ही है ना, बस x ही कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या बचा सर, एक तो बचा 3x, यहाँ क्या बचा दूसरे टर्म की जगह माइनस का 4। तो मैंने ये आप लोगों को बता रखा है कि बचे हुए दोनों नंबर में से भी सेम चीज़ कॉमन आती है, इसलिए ये वाली सेम चीज़ ना पहले लिख दिया करो। तो यहाँ से काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ 3x है, यहाँ प्लस का 3x है, मतलब बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा सर प्लस का 1। अरे बाहर प्लस का 1 क्यों आएगा, क्योंकि जब भी तो ये प्लस का 3x बनेगा। एक बार चेक कर लो, देखो प्लस का 3x ये रहा, और प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस से करोगे तो माइनस का 4 ये रहा। तो एक फैक्टर तो इसका आ गया सर x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर इसका क्या आ गया, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। जब ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, मतलब पहला वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल और दूसरा वाला फैक्टर भी 0 के ही इक्वल, तो यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू क्या निकल के आई, -1, और यहाँ से सर वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी 4/3। यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकल के आई है 4/3, यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू क्या निकल के आई है 4/3। तो हम कह सकते हैं जो जीरोज आए हैं हमारे, मतलब जो जीरोज निकल के आए हैं वो क्या आ गए, 100 हम कह सकते हैं। 100 क्या कह सकते हैं, 100 जो जीरोज निकल के आ गए हमारे वो क्या क्या आए हैं सर, एक तो आया है 1, और एक क्या निकल के आया है 4/3। चेक कर लेते हैं एक बार, क्या यही आए थे, हाँ सर ये नहीं, एक आया था -1 और एक आया 4/3। तो एक जीरो तो आया -1 एंड दूसरा जीरो क्या आया था हमारे पास 4/3। तो हमारा एक काम तो हो गया है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। और रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, जो जीरोस का सम होता है, मतलब सम ऑफ जीरोज, वो इक्वल होता है किसके, -b/a के, है ना। और जीरोज वैसे क्या निकल के आए, -1 एंड 4/3। इनका क्या करना है, हमें सम करना है, मतलब ऐड करना है, इक्वल -b/a। अब यहाँ पे जब तुम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आएगी सर -1। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो b की वैल्यू क्या है, -1, तो लिखेंगे -1। a की वैल्यू क्या है सर, +3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देखो सॉल्व कैसे हो सकता है ये,
एलसीएम लेके। क्यों? क्योंकि देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, और 1 और 3 का एलसीएम होता है 3। 1 3 जा 3, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, 3 1 जा 3, प्लस 3 1 जा 3, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, 1 4 जा 4। यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि प्लस का 1/3। 4 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 1/3। यहाँ भी देखो 1/3, मतलब पहली रिलेशनशिप तो हमारी वेरीफाई हो गई है, पहली वाली रिलेशनशिप तो हमारी वेरीफाई हो गई है। अब दूसरी रिलेशनशिप क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेकेंड रिलेशनशिप क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि किसके इक्वल होती है? C/A के। सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई से, और जीरोस क्या क्या निकल के आए? -1 एंड 4/3। इनकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी आएगा इक्वल टू में क्या है? C/A। C मतलब कांस्टेंट टर्म। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप कंपेयर करोगे इसकी, तो C की वैल्यू क्या आएगी? देखो ax² + bx + c है ना, तो C की वैल्यू क्या है? -4, और a की वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखो जब आप प्रोडक्ट करोगे इसकी, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से होती है और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से, तो क्या आ गया? देखो यहाँ पर भी -4/3, यहाँ पर भी -4/3, मतलब यहाँ भी हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है। क्यों? क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ना हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही रोकते हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चंस का दोबारा से रिवीजन करना है ना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है उसकी बात करेंगे कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसके जीरोज गिवन है ना। जीरोज अगर हम गिवन है तो किस तरीके से अगर हम उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।